सभी को नमस्कार दोस्तों। 1997 में मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था आधी रात को आज़ादी। इंग्लिश बुक है और जिसका इंग्लिश नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। और जो ये बुक्स है वो लिखी है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने। डोमिनिक लैपियर एक राइटर थे ब्रिटिश, और लैरी कॉलिंस जो हैं वो एक जर्नलिस्ट थे। तो ये बुक्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बुक्स हमारे जो टाइम पे लिखी है, ये 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और ये करीब जनवरी जो नया साल शुरू हुआ था 47 में, तब शुरू किया था इन्होंने, जो इसका संस्मरण लिखा है इन्होंने। और पूरी बुक्स डिपेंड है हमारे जब हमें आज़ादी मिलनी शुरू हुई, और उसमें जो भी घटनाक्रम हुए, ये तो सारा विवरण इसमें जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा। इसका मेन मकसद माउंटबेटन को, जब हमारे देश में आए माउंटबेटन, तो कुछ बातें उन पे लिखी गई, और कुछ जो मेन मुद्दे थे वो जब हमारे महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, तो पूरा विवरण उसके आसपास का है कि कैसे क्या हुआ। तो वो सारी चीज़ें इस बुक्स में हैं। तो काफ़ी रोचक लगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मुझे ये बुक्स मिली तो मेरा मन किया कि इसको थोड़ा सा, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो सुनना पसंद करते हैं तो उनके लिए है। तो मेरी कोशिश है कि इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाया जाए, और पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ हद तक उसको अगर समझाया जा सके तो सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो जैसा कि नाम से विदित है, आज़ादी आधी रात को, तो आपको पता ही होगा कि हमें जो हमारा देश आज़ाद हुआ वो 1947 को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को। और मिडनाइट में हम लोग आज़ाद हुए थे, और उधर से पाकिस्तान भी बनाया गया था। तो ये बुक्स उसी पर है। तो बुक्स का काफ़ी चैप्टर हैं इसमें। तो पहला चैप्टर शुरू होता है कि जो शीर्षक लिखा था इस पे कि, तो मैं अगर पढ़ना शुरू करूं तो नंबर 1 चैप्टर है, और पहली लाइन लिखी है, वो जाति जो केवल जीतने और शासन करने के लिए पैदा होती है। लंदन, नए साल का पहला दिन, 1947। ठंड के दिन थे और उस महान राष्ट्र का असंतोष उबाल पर था। दुख, दर्द, आर्शिका के कोहरे ने लंदन को ढांक लिया। इंग्लैंड की राजधानी नए साल की शुरुआत ऐसे बिगड़े हुए हाल में कर रही थी जैसे पहले कभी नहीं देखे गए। शायद ही कोई घर इतना संपन्न था जिसमें इतना भी गर्म पानी हो कि मर्द दाढ़ी बना सकें और औरतें वॉश बेसिन में धो सकें। नए साल का स्वागत में नाचने कूदने के बजाय लंदन के लोग अपने बिस्तरों में घुसे हुए थे। जौ से बनी शराब अव्वल तो उपलब्ध नहीं थी, और थी भी तो 8 पाउंड बोतल की दर से। तो आप समझ सकते हैं 8 पाउंड। लोगों को क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो शराब पीते। गलियां सूनी पड़ी थी। पेट्रोल भी शराब की तरह दुर्लभ हो चला था। जो इक्की दुक्की कारें सरकती दिखाई दे रही थी, उनमें कुछ भी ऐसी भावना थी मानो पेट्रोल का भक्षण करने उससे कई अपराध हुआ जा रहा हो। इन सब के बावजूद यह उदास शहर एक विजेता राष्ट्र की राजधानी था। केवल 17 माह पहले इतिहास के सबसे विकट युद्ध में इंग्लैंड ने विजय प्राप्त की थी।
इस विजय ने इंग्लैंड के उद्योग धंधों को चौपट और सरकारी खजाने को एकदम खाली कर दिया। अगर अमेरिकी और कनाडियन डॉलर का सहारा न मिलता तो इंग्लैंड की मुद्रा कब की पाताल में लुढ़क चुकी होती। युद्ध के राक्षसी खर्च ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया। कारखाने बंद हो गए। 20 लाख से ज़्यादा अंग्रेजी बेरोजगार हो गए थे। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बिगड़ जा रही थी। लंदन में पिछले 7 वर्षों में जो हुआ वही लगातार 8वें वर्ष भी होने जा रहा था। हर वस्तु की आपूर्ति अपेक्षाकृत विषम हो गई थी। भोजन, ईंधन, शराब, बिजली, जूते, कपड़े और आदि सब राशन सब से मिल रहे थे। अंग्रेजों ने साथियों के सहयोग से उस दबंग हिटलर को हराया था जिसके नारे थे वी फॉर विक्ट्री और थम्स अप। अभी उन्हीं अंग्रेजों के नारे थे भूखो मरो, थरथर कांपो, स्टार एंड शिवर। इसके बावजूद उस नए साल की सुबह लंदन वासियों के पास यदि इतना भी गर्म पानी नहीं था कि वे कप चाय बना सकें, तो भी उनके पास एक अनोखी चीज अवश्य थी और वो केवल उन्हीं के पास हो सकती थी क्योंकि वो अंग्रेज थे। वो चीज़ थी एक नीला सुनहरा दस्तावेज जो बात की गारंटी था कि वे तमाम धरती के 1/4 हिस्से में बेधड़क दाखिल हो सकते थे। ब्रिटिश पासपोर्ट। ये सुविधा दुनिया की अन्य किसी जाति को प्राप्त नहीं थी। 3 शताब्दियों से वह साम्राज्य एक ऐसे विस्तार में फैला हुआ था जिसकी भव्यता केवल परिकथाओं में ही संपन्न होती है। जो सोनी गलियां उस राजधानी के दिल की तरफ जा रही थी उन्हें काले रंग की एक आस्टीन प्रिंसेस कार चुपके चुपके पार कर रही थी। बंकिंग पैलेस के पीछे छोड़कर वह कार जब माल की ओर मुड़ी तो उसका एक मात्र यात्री उस शाही रास्तों को सपनीली दृष्टि से देखता रह गया जो उसकी आंखों के सामने से सरकते जा रहे थे। किंतु अद्भुत कितने सनसनीखेज संस्करण जुड़े हुए थे उन रास्तों के साथ। कार ने अब संसद मार्ग की ओर पीछे छोड़ दिया था। एक संकरा रास्ता पार करके वो वहां आ पहुंची जहां वो दरवाजा था जिसकी फोटो दुनिया में सबसे ज़्यादा खींचे जाते थे। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। पिछले 6 वर्षों में सारी दुनिया ने उस दरवाजे के पीछे सीधे साधे चौखट का संबंध एक ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ रखा था जिसके मुंह में लगातार एक जलता हुआ सिगार होता था और एक हाथ में छड़ी। विंस्टन चर्चिल ने अपनी 2 महान लड़ाइयाँ उसी मकान में रहते हुए लड़ी थी। एक लड़ाई में चर्चिल ने जर्मन, इटली और जापान की मिलीजुली फौजों को मटियामेट किया। दूसरी लड़ाई में उसने ब्रिटिश साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा का बीड़ा उठाया। लेकिन अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक नया प्रधानमंत्री उस कार यात्री का इंतजार कर रहा था। नया उत्साह, समाजवादी नेता जो चर्चिल को खास पसंद नहीं था। क्लेमेंट एटली और उसकी लेबर पार्टी ने उस शासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो सरेआम ऐसा ऐलान करके ली कि अब महान ब्रिटिश की समेटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस ऐलान का सीधा सा अर्थ यह था कि खैबर पास से लेकर कैप कोमरीन तक अत्यंत घनी आबादी का जो क्षेत्र फैला हुआ है उस पर अंग्रेज अपना शासन हटा लें। भारत से जो रेशमी पोशाकें पहनते महाराजाओं, बंगाल के शानदार शेरों, शाही हाथियों, उपवास के शौकीन साधुओं, छरछरे सपेरों,
गर्वीली सुंदरियों और पोर्लो के बेमिसाल मैदानों का देश था। भारत जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक शर्मनाक लेकिन शानदार सपना था। काली आस्टीन कार के उस अकेले यात्री को आज इसलिए बुलाया गया था कि अंग्रेजों का शानदार सपना हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। 10 डाइनिंग स्ट्रीट के सुप्रसिद्ध चौखट के सामने वो खूबसूरत रियर एडमिरल गंभीरता से अपनी काली आस्टीन से बाहर निकला। लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्ट निकोलस माउंटबेटन की उम्र तब 46 थी। उसकी गणना इंग्लैंड के सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों में होने लगी थी। वो 6 फुट से भी ज़्यादा लंबा आदमी था। उसकी कमर की सुडौलता और चाल की चुस्ती से जाहिर था कि वो कितने उत्साह के साथ रोज कसरत किया करता था। पिछले 6 वर्षों में उस व्यक्ति ने असंख्य विपरीत विपत्तियों का सामना किया था। न जाने कितनी बार मौत उसे छूती हुई निकल गई थी। इसके बावजूद उसके सुंदर चेहरे पर उस वक्त तनाव था, शिकायत की रंच मात यात्रा भी छाया नहीं थी। अपनी उम्र से वह कम 5 बरस छोटा लग रहा था। माउंटबेटन को अच्छी तरह मालूम था कि उसे एकाक लंदन क्यों बुलाया गया है, और उसी अंदाज में उसे अंदाजा गलत भी नहीं था। एटली का नेक इरादा था कि माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा जाए। यह पद ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम पदों के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। क्रमवार अनेक अंग्रेज महारथियों के इस पद पर बैठकर मनुष्य की संपूर्ण जनसंख्या के 5वें हिस्से पर पूरी मुक्तता के साथ शासन किया गया था। माउंटबेटन को लेकिन शासन करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। उसे तो एक ऐसा कार्य करने के लिए रवाना किया जाएगा जो किसी भी सच्चे अंग्रेज के लिए अत्यंत आघातजनक होता है, शासन का त्याग। माउंटबेटन कतई नहीं चाहता था कि इस पद को संभाले। इसका अर्थ ये नहीं था कि भारत त्यागने की ब्रिटिश सोच में सम्मत नहीं था, लेकिन शासन समेटने की पीड़ाजनक कार्य माउंटबेटन ही क्यों करे? दुनिया में क्या एक भी और व्यक्ति नहीं? इटली के नेक इरादे का भार कितना जबरदस्त होगा माउंटबेटन जानता था। इसलिए एटली को हतोत्साहित करने की नीयत से माउंटबेटन ने तरह तरह की शर्तें सामने रखी। छोटी छोटी बड़ी बड़ी शर्तें, गंभीर शर्तें, बचकानी शर्तें। उद्देश्य एक था, शर्तें अस्वीकार कर दी जाएं, माउंटबेटन को उस पीड़ाजनक कार्य से मुक्ति मिल जाए। लेकिन एटली ने सारी शर्तें स्वीकार कर ली। माउंटबेटन को लगा वो अपने ही शब्दों के जाल में फंसता जा रहा है। इसके बावजूद कैबिनेट कक्ष में दाखिल होते ही उसके मन में वो आशा पूरी तरह मर नहीं थी कि एटली को हतोत्साहित करने का कोई न कोई उपाय वो करेगा ही। माउंटबेटन का प्रिय हवाई जहाज था वॉर्क MW102, जिसे उसने दक्षिण पूर्व एशिया में मग्न मन से उपयोग किया था। उसकी अनेक शर्तों में से एक यह भी थी कि भारत में यार्क को वो अपने साथ रखेगा। सचिव कुल कितने दिए जाएं यह भी उसने शर्तों के रूप में बता दिया था। काश कोई तो शर्त ऐसी होती जिसे एटली अस्वीकार कर देते। यह बात अपने आप में कम अजब नहीं थी कि लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री माउंटबेटन जैसे शाही घराने के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को आमंत्रित करें। आमंत्रित भी ऐसा जैसे ऐसे कार्य के लिए जो शाही परंपरा पर कुठाराघात करने जैसा हो। यदि माउंटबेटन को भारत जाना ही पड़ा तो उसका आमना सामना एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन से होगा जो उस अंचल में सबसे पुराना तो था ही, सबसे अजब भी था। 1/4 शताब्दी में वो निरंतर चला आ रहा था।
और उनके मानव इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला दिया था। भारत पर शासन समेट लेने पर जो निर्णय एटली सरकार ने लिया, क्या वो उसी राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिध्वनि नहीं था? प्रधानमंत्री ने भारत के भूमि के साम्राज्य दृश्य की औसत विवेचना से अपनी बात प्रारंभ की। उसने स्पष्ट किया कि एक एक दिन बीतने के साथ ही भारत की स्थिति और विस्फोटक होती जा रही है। वक्त आ गया कि जब उसे फौरन कुछ किया जाना चाहिए। भारत के 30 करोड़ हिंदुओं और 10 करोड़ मुसलमानों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी जो अदम्य वैमनस्य से चला आ रहा था, समस्या का मूल वही था। कुछ परंपराओं का दोष, धार्मिक आर्थिक विडंबनाओं का दोष, कुछ स्वयं अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति का दोष, सबका मिला जुला नतीजा यह रह गया कि हिंदू और मुसलमानों की आपसी नफरत चरम सीमा पर पार हो गई। वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे, इतने ज़्यादा कि उनमें और पशुओं में ज़्यादा कोई अंतर नहीं रह गया था। फील्ड मार्शल सर आर्कबाल्ड वेबल उन दिनों भारत का वायसराय था। उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा सकता था, किंतु भारत के हिंदू मुसलमान नेताओं के साथ वह सही संवाद कायम नहीं कर पाया। इसलिए भारत में नए वायसराय शीघ्र भेजने की जरूरत थी। एटली ने माउंटबेटन को बताया, हर सुबह भारत में जो केवल संदेश प्राप्त हो रहे हैं वो सचमुच डरावने हैं। रोज भारत का कोई नया कोना कौमी दंगों में लपेटा में जा रहा है। खून की नदियां बहने की तैयारी में है। माउंटबेटन ने कहा, मैं यह पद तब तक स्वीकार नहीं करूंगा तब तक हमारी सरकार इस पर सहमत न होती कि भारत को आज़ादी देने की एक निश्चित तारीख घोषित की हो जानी चाहिए। ऐसी घोषणा के बाद भारतीय नेताओं को महसूस होगा कि इंग्लैंड भारत का त्याग वास्तव में करना चाहता है। माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री से कहा, तभी ये नेता अपनी भौकता छोड़कर असलियत को पहचान सकेंगे। इनमें शीघ्रता से मशवरा करने की ललक पैदा होगी। दूसरी शर्त उसने वो रखी जो किसी वायसराय ने आज तक नहीं रखी थी। मुझे हक मिलना चाहिए कि मैं लंदन में किसी भी प्रकार का विचार विमर्श किए बिना अपने फैसले आप कर सकूं। मैं न तो विचार विमर्श करूंगा और न लंदन से आए दिन मिलने वाले आदेशों का पालन। अंग्रेज सरकार मुझे मेरी मंजिल दे सकती है, लेकिन उसका रास्ता केवल मैं तय करूंगा। मुझे केवल अपने बल पर नाव खेलने दें। क्या कहते हैं? एटली चकित हो गया। क्या आपको सरकार से भी अधिक शक्ति चाहिए ताकि आप स्वयं सरकार को अवहेलना कर सकें? हाँ श्रीमान। इस पर संकट सन्नाटा खींचा और रोमांचक था। माउंटबेटन ने अत्यंत संतोष के साथ गौर किया कि उसकी शर्त ने प्रधानमंत्री की जैसे सांसें रोक दी हैं। माउंटबेटन के मन में हल्की हल्की आशा जगाने लगी, शायद ये प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा। ठीक विपरीत प्रधानमंत्री ने ऐसी उच्छ्वास ली जिससे साफ झलक हो गया कि उतनी कड़ी शर्त भी मंजूर हो गई। आज जब नए साल का पहला दिन है, उसी रानी विक्टोरिया के प्रपोत्र ने वो प्रक्रिया शुरू कर दी जिससे एक ऐसी तारीख तय होगी जब उस प्रार्थना में से हमेशा हमेशा के लिए शब्दों को हमेशा ही लुप्त हो जाना पड़ेगा। दुनिया की महानतम चमत्कारों के मूल में कभी कभी नियत मामूली सी घटनाएं बैठी जाती हैं। मात्र 5 शिलिंग के चक्कर में इंग्लैंड ने ऐसी राह पकड़ ली थी जो आगे चलकर भूमि विजय के एक महान पराक्रम के रूप में लेने वाली थी। डच समुद्री लुटेरों ने जो मसालों के व्यापार पर एकाधिपत्य रखते थे, पीपर के दामों में प्रति सेंट सिर्फ 5 शिलिंग की बढ़ोतरी यकाकी की। यह वृद्धि अंग्रेजों को सख्त नागवार गुजरी। 25 सितंबर 1599 का दिन दोपहर झुक रही थी। लंदन के 24 व्यापारी लेड स्ट्रीट के एक खस्ता भवन में एकत्र हुए। उनका उद्देश्य था
सामान्य क्षमताओं वाली एक ऐसी व्यापार संस्था की स्थापना करना जो 72,000 पाउंड की प्रारंभिक पूंजी से काम शुरू कर सके। यह पूंजी 125 हिस्सेदारों के चंदों द्वारा खड़ी की जानी थी। संस्था का उद्देश्य था अत्यंत सीधा और सरल था, लाभ कमाना। यही व्यापार संस्था फैलती और फूलती गई। इसी ने एक दिन भारत में अंग्रेजों का राज्य जमा दिया, जो तत्काल पूंजीवाद का एक अत्यंत सच्चा प्रतीक बन गया। जो कहानी सामान्य लाभ से शुरू हुई, वही शोषण और ऊहापोह की अद्भुत गाथा में बदल गई। 25 अगस्त 1600 के दिन सूरत के मामूली बंदरगाह में अंग्रेजों के व्यापारी जहाज हेक्टर ने लंगर डाला। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार चरण रखे। हेक्टर का कप्तान था विलियम हॉकिंस। वह नाविक कम और लुटेरा अधिक था। वह सूरत से आगे की ओर चला और उसकी भेंट बादशाह जहांगीर से हुई, जो इतना धनवान और समर्थ था कि उसकी अपेक्षा इंग्लैंड की रानी मामूली सूबेदारिन से ज़्यादा नहीं ठहरती थी। जहांगीर ने अंग्रेजों का वह स्वागत किया यदि ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के 125 हिस्सेदार ने उसकी अंश मात्र भी झलक पा ली होती तो मारे द्वेषता के वे अपनी हिस्सेदारी छोड़ देते। स्वागत के अलावा जहांगीर ने एक शाही फरमान भी जारी किया, जिससे अंग्रेजों की बम्बई के उत्तर में अपनी कोटियां खड़ी करने और व्यापार चलाने की खुली छूट मिल गई। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के 2 जहाज प्रति माह भारत आते और माल उतारते। भारत का जो अनोखा माल ले गए वो खूब तेज दामों में बिका। कंपनी के भाग्यशाली हिस्सेदार के 200% का लाभ मिलने लगा। प्रारंभ में अंग्रेजों ने व्यापार में न कि भूमि वाली नीति पर कार्य किया, लेकिन व्यापार और राजनीति हमेशा के साथ चलते हैं। भारतीय राजनीति से अंग्रेज अपने आप को ज़्यादा दिन तक अलग नहीं रख सके। 23 जून 1757 के दिन रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज जनरल ने 900 अंग्रेजों और 200 हिंदुस्तानी सिपाहियों की सेना लेकर बंगाल के गांव पलासी में भारतीय नवाब को हराया और भारतीय भूमि पर अंग्रेजों का आधिपत्य की शुरुआत हो गई। व्यापार ना कि भूमि वाली नीति पलटकर भूमि ना कि व्यापार का रूप ले बैठी। जो मुनीम सौदागर बनकर आए वो जनरल और गवर्नर बनकर शासक करने लगे। मुगल शासकों के उत्तराधिकारियों के रूप में अंग्रेजों ने सम को स्थापित कर लिया। स्वाभाविक था भारतीय असंतुष्ट हो जाते। सन 1857 के गदर में यह संतोष भारी उग्रता से प्रकट हुआ। गदर का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि 258 वर्ष की लाभप्रद गतिविधियों के बाद ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी समाप्त कर दी गई। लगभग 30 करोड़ भारतीयों का भाग्य एक 39 वर्षीय महिला को सौंप दिया गया, जिसका नाम था रानी विक्टोरिया, जिसके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय ने आकर भारत पर शासन शुरू किया। वायसराय की हैसियत नामजद राजा से किसी तरह कम नहीं थी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति अत्यंत तीव्रता से बढ़ाई और नीच और मूर्ख भारतीयों पर शासन चलाने के लिए कि देवी जिम्मेदारी का वहन करने के लिए अंग्रेजों ने ICS इंडियन सिविल सर्विस अर्थात भारतीय सामान्य सेवा की स्थापना की, जिसमें 2000 अंग्रेज अधिकारी नियुक्त हुए। 10,000 अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय सेना सौंप दी गई। 30 करोड़ की जनसंख्या को अनुशासन रखने के लिए 60,000 अंग्रेजी सिपाही आ गए आदम के। इसके अतिरिक्त 2 लाख भारतीय सिपाही भारतीय सेना में थे। भारत में अंग्रेजी का शासन पद्धति शुरू से कुछ ऐसी रही जैसा कोई बूढ़ा स्कूल मास्टर कक्षा के उजंड विद्यार्थियों को बैंत के जोर से सही करने की को निकलता हो। स्कूल का मास्टर पूरा विश्वास था कि विद्यार्थियों को जो शिक्षा दे रहा है वह उनके लिए सही और सर्वोच्च है। दोस्तों, बुक्स बहुत अच्छी है और आगे की जो बात है वो दूसरे वीडियो में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।